नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 नामक के मूल तत्व प्रकरण 1 साझेदारी विषय प्रवेश। आज हम इस विषय के बारे में और इस प्रकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने कक्षा 11 में एकल व्यापारी अर्थात व्यक्तिगत मालिकी के व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत एक मालिक धंधे को चलाता है और धंधे में से होने वाले लाभ को स्वयं ले लेता है। लेकिन जब धंधे का विस्तार करना हो, व्यवसाय का विस्तार करना हो, उस समय अधिक पूंजी की जरूरत होती है, अधिक कार्यशक्ति की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को या उस धंधे के मालिक को किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना भागीदार बनाना पड़ता है। तो ऐसे में भागीदारी अस्तित्व में आता है। साझेदारी जो यह व्यक्तिगत इकाई से इसका प्रमाण बड़ा होता है। यहाँ अधिक पूंजी, अधिक कार्य शक्ति का उपयोग हो सकता है और व्यक्तिगत मालिकी का विस्तृत स्वरूप अगर कहें तो वो साझेदारी हो जाता है। साझेदारी जो प्रकरण है यह हम भाग एक में हमको क्रमशः सीखना है। अभी हम खाली विषय प्रवेश यानी कि साझेदारी का खाली परिचय प्राप्त करेंगे। अब साझेदारी के बारे में जब चर्चा हम करते हैं तो साझेदारी के विषय में जानने के लिए हमें एक शब्द आना चाहिए या एक जानकारी होनी चाहिए कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है और 2 व्यक्ति के द्वारा या 2 से अधिक के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय जो होगा वो साझेदारी हम कह सकते हैं इसको। और इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसकी परिभाषा जानने के लिए आपको बताया जाए तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 में दी गई है। उसके अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हों, ऐसे व्यक्तियों का समूह है। अगर हम इसको सरल भाषा में भी कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय या धंधा करें और उसमें से होने वाला लाभ आपस में बांटने के लिए, लाभ और हानि आपस में बांटने के लिए सहमत हों। तो अगर इस तरह से करार कर करके और व्यवसाय या धंधा प्रारंभ करें तो वो साझेदारी होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात भी आती है कि जो व्यक्ति साझेदारी से जुड़े उनको हम व्यक्तिगत रूप से कहेंगे साझेदार। भागीदार शब्द गुजराती शब्द है और उसके लिए हम हिंदी में साझेदार का उपयोग कर रहे हैं। तो साझेदार, भागीदार, साझेदारी, भागीदारी दोनों एक ही मतलब अर्थ में है, तो उन्हें हम साझेदार कहेंगे। उसी तरह से सामूहिक रूप से अगर बात करें तो जितने व्यक्ति हैं मिलकर के व्यवसाय कर रहे हैं, जो उनका व्यवसाय है, इकाई है, उसे हम साझेदारी पेढ़ी या साझेदारी फर्म कहेंगे, जिसको पार्टनरशिप फर्म अंग्रेजी में कहा जाएगा। तो इस तरह से साझेदार किसे कहते हैं? तो साझेदारी में जुड़े व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति साझेदार है। और पेढ़ी किसे कहा जाएगा? तो जो इकाई या जो धंधा चला रहे हैं साझेदार सब मिलकर के, उस धंधे को क्या बोला जाएगा? साझेदारी पेढ़ी कहा जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो साझेदारी के लक्षण के बारे में जानते हैं। साझेदारी के लक्षण की बात करें तो इसका पहला लक्षण होता है करार से अस्तित्व। साझेदारी का अस्तित्व करार से होता है। करार लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, यह साझेदारों पर निर्भर करता है। लेकिन लिखित करार ये हितावह है, इच्छनीय है। लेकिन अगर नहीं है तो मौखिक करार भी हो सकता है। इस तरह से साझेदारी का अस्तित्व करार से होता है, ये महत्वपूर्ण इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है लाभ का उद्देश्य, क्योंकि धंधा जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यहाँ भी जो साझेदार मिलकर के धंधा करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो धंधे में से होने वाले लाभ, यहाँ पर लाभ या हानि भी हो सकता है, तो लाभ हानि का बंटवारा वो करेंगे। इस वजह से इसका मुख्य लक्षण देखा जाए तो साझेदारी का मुख्य लक्षण है धंधे से लाभ प्राप्त करना या लाभ कमाना। तो धंधे का लाभ जो है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आता है वैधानिक धंधा, यानी जो भी व्यवसाय करें, जो भी धंधा करें, वो कानूनन होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। जैसे चोरी करने के लिए लोग मिल करके धंधा करें तो वो गैर कानूनी है, वो भागीदारी या साझेदारी नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से गुजरात के अंदर नशाबंदी, दारूबंदी, शराबबंदी है,
और इस संबंध में अगर कोई व्यवसाय दो या दो से अधिक लोग मिलकर करें तो साझेदारी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह गैर कानूनी है, अवैधानिक है। इसलिए वैधानिक जो धंधा होगा उसी को ही साझेदारी का स्वरूप या साझेदारी को माना जाएगा। आगे पॉइंट आता है एक दूसरे के एजेंट, आपको हेडिंग बताया गया है। तो एक दूसरे का एजेंट का मतलब क्या हुआ कि साझेदारी में कम से कम दो और अधिक से अधिक, जैसे संख्या की बात करें तो अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। तो अब साझेदारी का संचालन जो करेगा या तो सब मिलकर करेंगे या तो सबकी तरफ से कोई एक या कोई दो या कोई अधिक लोग मिलकर करेंगे, लेकिन जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों की जिम्मेदारी समान रहेगी। अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक साझेदार कोई भी धंधे की तरफ से, व्यवसाय की तरफ से कोई भी अपनी एक्टिविटी, कोई भी कार्य प्रवृत्ति करता है तो उसके लिए जिम्मेदार उतने ही सब रहेंगे जितना कि वो रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट होगा, क्योंकि उसके काम के लिए वो जिम्मेदार कहा जाएगा। वो ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैं तो था ही नहीं या मैं गैर हाजिर था, इसके बाद इसने निर्णय ले लिया, ऐसी बात नहीं कर सकेगा। तो एक दूसरे के वो एजेंट के रूप में काम करेंगे। उसके बाद आता है सदस्य की संख्या। सदस्य की संख्या में हमको पता है कि कम से कम कितना होना चाहिए, दो संख्या साझेदार की होनी चाहिए, क्योंकि एक हो जाएगा तो व्यक्ति अधिक हो जाएगी। इसलिए कम से कम दो, अधिक से अधिक 2014 के कंपनी अधिनियम के अनुसार 50 संख्या होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर है तो 20 संख्या होनी चाहिए इसके अंदर। तो इस तरह से अधिक से अधिक और कम से कम संख्या के बारे में निर्देश किया जा सकता है। अब आता है अमर्यादित जिम्मेदारी। अमर्यादित जिम्मेदारी क्या है? साझेदार जो है वो साझेदारी पेढ़ी में जो भी कार्य प्रवृत्ति करता है उसका दायित्व चुकाने के लिए अगर वह पेढ़ी की संपत्तियां बेच देता है और फिर भी दायित्व बाकी रह जाता है तो उसका दायित्व चुकाने के लिए साझेदार की निजी संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। यानी वह निजी रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार माना जाएगा उस दायित्व का भुगतान करने के लिए। इसलिए साझेदार की जिम्मेदारी या साझेदार का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? अमर्यादित होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। आगे आता है पेढ़ी की मालिकी और संचालन। तो इसमें एक शब्द स्पष्ट है कि साझेदारी की मालिकी और साझेदारी का संचालन दोनों कौन करेगा? साझेदार करेगा। यानी साझेदारी पेढ़ी का मालिक कौन है? साझेदार। उसका संचालक कौन है? साझेदार। तो ये दोनों में एक तरह से एकता मानी जाएगी, दोनों को एक माना जाएगा। अगला स्टेप चलते हैं, इसके बाद थियरी का है। साझेदारी करार पत्र के बारे में जानते हैं। आपने आगे परिभाषा में देखा या लक्षण में देखा साझेदारी में, तो उसमें हमने देखा कि साझेदार मिलकर के लिखित या मौखिक करार कर सकते हैं, लेकिन लिखित करार इच्छनीय है। अब यहाँ हम अगर बात करें परिभाषा के आधार पर तो देखेंगे कि साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है, ये हमने लक्षण में देख लिया। आगे है साझेदारी कानून के प्रावधानों की मर्यादा में रहकर साझेदार करार करते हैं। साझेदारी पेढ़ी शुरू करते समय साझेदारों की सर्वसम्मत से साझेदारी करार पत्र तैयार किया जाता है, यानी सबकी सम्मति उसमें होनी चाहिए। अब साझेदारी का करार लिखित या मौखिक होता है। साझेदारी से संबंधित अगर लिखित करार हुआ है तो जो लिखित करार है उसको हम क्या बोलेंगे? साझेदारी करार पत्र कहेंगे। इसका मतलब कि अगर दो करार हुआ है, मौखिक या लिखित, तो मौखिक करार को तो हम नहीं कह पाएंगे करार पत्र, लेकिन लिखित करार को हम क्या बोलेंगे? करार पत्र कहेंगे। तो इस तरह से साझेदारी करार पत्र अर्थात साझेदारी का जो करार है वो लिखित स्वरूप में है, उसे हम साझेदारी करार पत्र कहेंगे। साझेदारी करार पत्र यह पेढ़ी का या धंधे का, इकाई का संविधान माना जाता है। इसके अंदर धंधे से संबंधित सारी बातों का समावेश किया जाता है, जिसको हम भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष के समय, किसी भी डिस्प्यूट के समय उस पर से निर्णय लिया जा सकता है अगर करार है तो। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी करार पत्र में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। अब करार पत्र में कौन कौन सी बातें आती हैं? जैसे साझेदारों की जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक साझेदार का नाम, उसका पता, उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। पेढ़ी का विवरण दिया जाता है, पेढ़ी किस प्रकार का व्यवसाय करेगी या पेढ़ी का स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। पेढ़ी का नाम, स्थान, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद धंधा जो कर रहे हैं वो धंधा किससे संबंधित है, किस प्रकार का धंधा या व्यवसाय है, उसके बारे में यहाँ जानकारी देंगे। आता है उसके बाद है साझेदारी का प्रारंभ, किस तारीख से साझेदारी का प्रारंभ किया गया, तो उस तारीख का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा, जिससे हम जान पाएंगे कि साझेदारी का प्रारंभ कब हुआ। उसके बाद आता है पूंजी। साझेदार या प्रत्येक साझेदार मिलकर कितनी पूंजी लाएंगे,
क्योंकि यह निश्चित नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है कि प्रत्येक साझेदार पूंजी लाए ये जरूरी नहीं है। अमुक साझेदार ऐसा भी होगा कि अपनी कुशलता साथ में लाएगा, उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान लेकर आएगा। बाकी के साझेदार अपनी पूंजी लेकर आएंगे, रोकड़ लेकर आएंगे। तो इस तरह से वो साझेदारों पर निर्भर करेगा कि वो क्या निश्चित करते हैं। तो साझेदारों की पूंजी को उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा कि कौन कितनी पूंजी किस प्रमाण में लाएगा। आगे आता है पूंजी पर ब्याज। अब साझेदारी में साझेदार मालिक है और मालिक अपने धंधे में यानी साझेदारी में क्या लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है। तो आपने कक्षा 11 में सीखा था कि पूंजी पूंजी यानी कि मालिक द्वारा धंधे को दी जाने वाली रकम या रोकड़। तो यहाँ भी वही स्थिति है। तो यहाँ पर मालिक को जो है यानी साझेदार को पूंजी पर ब्याज कौन चुकाएगा, कंपनी साझेदारी पीढ़ी चुकाएगी। तो साझेदारी पीढ़ी को भविष्य में साझेदारी पीढ़ी साझेदार को कितना ब्याज चुकाएगी उसका उल्लेख इस करार पत्र में किया जाएगा। और अगर चुकाना है कि नहीं चुकाना है, कितना प्रतिशत चुकाना है, वो सारी चीजें यहाँ लिखी जाएंगी। अगर ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज चुकाया नहीं जाएगा। अगला स्टेप आता है आहरण। इसके अंदर ऐसा दर्शाया जाएगा कि साझेदारी पीढ़ी में से अधिक कितनी रकम निकाल पाएगा, कितना आहरण कर पाएगा, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा या उसके बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज की बात करेंगे तो आहरण कौन किया, साझेदार। तो आहरण का ब्याज साझेदार चुकाएगा, किसको चुकाएगा, पीढ़ी को चुकाएगा। किस तरह से आहरण पर ब्याज साझेदार को कितना चुकाना है और कितना प्रतिशत चुकाना है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। अगर ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है तो साझेदार के आहरण पर ब्याज की गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला स्टेप आता है लाभ हानि का वितरण। साझेदारी करारनामा के अंदर ये बात का समावेश होता है कि भविष्य में होने वाले लाभ या हानि में साझेदारों का हिस्सा क्या होगा। तो उसमें उनका जो भी अनुपात साझेदार सर्वसम्मत से मिलकर के निश्चित करें, उन बातों का समावेश किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी साझेदारों ने ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया है तो फिर सभी साझेदारों के बीच लाभांश का वितरण समान हिस्से में होगा। अगला पॉइंट आता है साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन। कोई भी साझेदार धंधे के अंदर सक्रिय रूप से काम करता है या अधिक समय देता है तो उसको अतिरिक्त रकम लेने का वो अधिकार बनता है, लेकिन वो सर्वसम्मत से सभी साझेदार अगर चाहें तो अगर सभी साझेदार अपनी सम्मति बनाते हैं और ऐसा निश्चित करते हैं कोई एक साझेदार उसमें मैनेजर का भी काम कर रहा है वो और अतिरिक्त काम भी कर रहा है तो उसको बदले में वेतन, बोनस या कमीशन देंगे। कितना देंगे वो सारी बातें यहाँ बताई जाएंगी, निश्चित की जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट है साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर ब्याज। साझेदार कई बार जरूरत पड़ने पर अपनी पीढ़ी को, साझेदारी पीढ़ी को लोन के रूप में रकम देता है। तो जो साझेदार पीढ़ी को लोन देता है वह पीढ़ी से लोन के बदले में ब्याज प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए भी सर्वसम्मत से ब्याज का दर निश्चित किया जाता है कि कितना प्रतिशत ब्याज वह ले सकता है। लेकिन अगर साझेदारों के बीच में ऐसा कोई सर्वसम्मति नहीं बनी है कि वह लोन पर ब्याज कितना लेगा या उसको कितना दिया जाएगा, तो नियम के अनुसार, साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार को साझेदारी पीढ़ी में दी गई लोन पर 6% ब्याज लेने का उसको अधिकार मिलता है या उसको ब्याज मिलेगा। उसके बाद आता है ख्याति। ख्याति की गणना जो है दो स्थिति में होती है, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा अथवा पुराना साझेदार कोई निवृत्त हो या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ख्याति की गणना की जाती है। तो वो ख्याति की गणना कौन सी रीत से की जाएगी, किस आधार पर की जाएगी, वह बातें ख्याति हेडिंग के अंदर लिखी जाती हैं। अब आता है प्रवेश और निवृत्ति। साझेदारी में भविष्य में कोई नया साझेदार किस तरह से प्रवेश करेगा उसकी शर्तें यहाँ बताई जाएंगी। उसी तरह से भविष्य में कोई साझेदार निवृत्त कैसे होगा या कोई साझेदार, तो उसके विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो प्रवेश और निवृत्ति की जानकारी इस हेडिंग में दी जाती है। और अंत में है पीढ़ी का विसर्जन। पीढ़ी का विसर्जन में कि पीढ़ी किस समय बंद कर दी जाएगी या पीढ़ी को कब विसर्जित किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी या उसके विषय में यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि साझेदारी करार पत्र में साझेदारी पीढ़ी से संबंधित नीति नियम आपको दिखाई दे रहे हैं सब इसके अंदर। इसीलिए इसको कहा जाता है कि साझेदारी करार पत्र यह पीढ़ी का संविधान है,
इसी पर से भविष्य में होने वाले तमाम निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि जब साझेदारों के बीच कोई सी बात को लेकर संघर्ष होगा तो जो लिखित करार हुआ है तो उन लिखित करार के आधार पर उनको उस पर से निर्णय दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो प्रावधान होता है उसके अनुसार साझेदारों का जो है उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान बताए गए हैं। इस प्रावधान के अंदर अगर साझेदारों ने मिलकर के साझेदारी पीढ़ी के लिए साझेदारी करार पत्र तैयार नहीं किया है या मौखिक रूप से तैयार किया है तो इस परिस्थिति में भविष्य में साझेदारों के बीच होने वाले संघर्ष या होने वाले डिस्प्यूट के समय ये 1932 के प्रावधान का पालन किया जाएगा। अब इसको देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, आपको समझना चाहिए। इसके अंदर पहला मुद्दा आप देख रहे हैं तो लिखा है कि पीढ़ी के प्रत्येक साझेदार द्वारा पीढ़ी में लाई जाने वाली पूंजी आपसी समझ से निश्चित होती है। कानून में इस संबंध में कोई बंधन नहीं है, कौन कितना पूंजी लाए इसके बारे में कोई भविष्य में लेकर के किसी बात को इस संघर्ष होना नहीं चाहिए। प्रत्येक साझेदार को पूंजी लाना अनिवार्य नहीं है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि कोई साझेदार अपनी ज्ञान कुशलता के आधार पर भी आ जाता है, उसके पास पूंजी नहीं है तो भी वो साझेदार बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर लिखित करार नहीं है और कोई साझेदार या उसमें से कुछ साझेदार ब्याज की मांग करते हैं कि भाई पूंजी पर ब्याज हमको चाहिए, तो उनको किसी तरह का ब्याज दिया नहीं जाएगा। उसके बाद है, साझेदारों के बीच लाभांश का वितरण समान भाग में होगा। अब कोई साझेदार अगर यह कहता है कि मुझे लाभ में इतना हिस्सा चाहिए, मैंने बहुत सारा काम किया है, पीढ़ी में समय दिया है, मैंने बहुत सारा पैसा पीढ़ी में लगाया है, तो उस समय अगर लिखित करार नहीं है तो 1932 के प्रावधान के अनुसार ये निश्चित होगा कि नहीं, साझेदारों के बीच लाभांश का वितरण कैसा होगा, समान भाग में होगा। किसी को जो है ज्यादा या कम लाभ का वितरण ऐसा नहीं किया जाएगा। उसके बाद है, साझेदार पीढ़ी द्वारा पीढ़ी में से किए गए आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। जिस तरह से पूंजी पर ब्याज साझेदार को नहीं चुकाया जाएगा, उसी तरह से साझेदार द्वारा किए आहरण पर ब्याज भी वसूल नहीं किया जाएगा अगर उल्लेख नहीं है तो। उसके बाद है, किसी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। कोई कर्मचारी अधिक मेहनत कर रहा है, साझेदार कर्मचारी के रूप में उसमें लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है और वो लिखित करार नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में वो वेतन या बोनस की मांग करता है, कमीशन की मांग करता है, तो उसे किसी प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन दिया नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। ये हमने देखा आगे भी कि अगर उल्लेख करार में नहीं है, लिखित नहीं है, लिखित है तो कुछ 12% है, 10% है तो देना पड़ेगा, लेकिन लिखित नहीं है तो प्रावधान के अनुसार केवल 6% ब्याज साझेदार जो पीढ़ी को लोन देता है उसको ब्याज लेने का वो हकदार है। और एक अंतिम मुद्दा है कि यदि किसी साझेदार ने पीढ़ी के लिए योग्य खर्च किया है तो वह उसे लेने का अधिकारी है। यानी सभी साझेदार की तरफ से उसने कोई खर्च कर दिया है जो योग्य खर्च माना जा रहा है, उसके बिना पीढ़ी का काम नहीं चलता, ऐसा कुछ खर्च उसने किया है, तो अन्य साझेदार उसको लेने के लिए वो अधिकार उसको यानी प्राप्त होता है। इस तरह से आपने देखा कि भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार प्रावधान में अगर लिखित करार नहीं हुआ है तो फिर इस प्रावधान के अनुसार साझेदारों में उनके जो भी समस्या है उनका निकाल किया जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों के पूंजी खाते रखने की पद्धतियां। अब हम समझे यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम 2 साझेदार हमने देखा कि होंगे ही, 2 या 2 से अधिक होंगे, तो उसके आधार पर यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाता रखने की पद्धतियां बताई गई हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाता रखने की 2 पद्धतियां मुख्य हैं। पहला है अस्थिर, जिसको हम परिवर्तनशील कर सकते हैं, पूंजी खाता पद्धति। इस पद्धति में क्या होगा, इस पद्धति में पूंजी बदलती रहेगी, यानी वर्ष के प्रारंभ की पूंजी और वर्ष के अंत पूंजी दोनों असमान रहेगी। शुरुआत में पूंजी कुछ और होगी और अंत में कुछ और होगी, इसलिए इसका नाम क्या बताया गया है, परिवर्तनशील पूंजी कहा गया है। उसका कारण क्या है वो हम आगे सिखाएंगे आपको, जिस समय आप इसके खाते सीखोगे, पूंजी खाता कैसे बनता है, लाभांश वितरण खाता कैसे बनता है, तो उसमें इसका हम चर्चा करेंगे। अभी खाली हम इतना जानते हैं कि अस्थिर पूंजी यानी
जिस पद्धति में पूंजी प्रारंभिक और अंतिम पूंजी में परिवर्तन होता है, तो वह पद्धति अगर है तो वो अस्थिर पूंजी पद्धति है, क्योंकि यहाँ पूंजी खाते में ही सभी चीजों का समावेश होता है, जैसे पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज, साझेदार का कमीशन, वेतन, उन सब का समावेश पूंजी खाते में ही कर लिया जाता है। और यही कारण है कि पूंजी का जो प्रारंभिक और अंतिम शेष है दोनों असमान होता है, इसलिए ये परिवर्तनशील पद्धति है। दूसरी पद्धति की बात करेंगे, वह पद्धति है स्थिर अथवा अस्थायी पूंजी खाता की पद्धति। अब जब इसकी बात करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम पूंजी एक समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थिर या अस्थायी पूंजी खाता की पद्धति। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि स्थिर पूंजी खाता पद्धति जो है उसके अंदर हमको दो खाते बनाने पड़ते हैं। एक तो पूंजी खाता बनेगा और साथ में दूसरा बनेगा साझेदार का चालू खाता। पूंजी खाता में मात्र पूंजी ही बताई जाएगी अथवा पूंजी में होने वाली वृद्धि को ही बताया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। बाकी सारी बातें कहाँ बताई जाएंगी, चालू खाते में दर्शाई जाएंगी। और इसी वजह से पूंजी खाता स्थिर हो जाता है, क्योंकि पूंजी में पूंजी के अलावा कुछ बताएंगे नहीं, तो पूंजी की प्रारंभिक और अंतिम पाई कैसी बताएंगे हम, एक समान हो जाएगी। और बाकी की सब जो भी विवरण है वो सब कहाँ बता देंगे हम, चालू खाते में। तो आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई साझेदार का चालू खाता कब बनाया जाता है, तो आप उत्तर दे सकते हो कि चालू खाता तब बनाएंगे जब स्थिर पूंजी खाता पद्धति अस्तित्व में हो तब, और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति अस्तित्व में हो तब चालू खाता नहीं बनता है, क्योंकि चालू खाते की सब विगत कहाँ चली जाती है, पूंजी खाते में चली जाती है। तो इस तरह से पूंजी खाता रखने की आपको दो पद्धतियां सीखनी है, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति। और इसको हम अगले लेक्चर में आपको खाते के बारे में बताएंगे, पूंजी खाता में तो उसमें कौन कौन सी विगतों का समावेश किया जाता है, किन किन मुद्दों को ध्यान में लिया जाता है, उन बातों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार।